हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी कार्डियक फार्माकोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो आप चाहें किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिख रहे हों या कोई ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों जहाँ पर फार्माकोलॉजी पूछी जाती है, तो ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेक्चर हो जाता है। तो इस लेक्चर में आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस की और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, और इनको जो ट्रीट करने के लिए ड्रग्स हैं, दैट इज़ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और एमआई में भी हम नॉन स्टेमी और स्टेमी देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती क्या है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है जिसमें ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट मसल के लिए। और ये किसके द्वारा होता है? ये प्लाक बिल्डअप हो जाता है। कहाँ? कोरोनरी आर्टरी में। और ये लिखा भी है, ये नैरो और ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है? एंजाइना हो जाता है। समझते हैं कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है। दिस इज़ द नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी। और ये है, इसमें प्लाक जम गया है। तो ये देख रहे हैं आप कि ये प्लाक जम गया है, तो इससे थोड़ा सा ये नैरो हो गई है। अब जब इसमें जो 100 ml ब्लड सप्लाई होती थी, अब इसमें हो सकता है 60 ml ही हो। और क्या पता ये पूरी ही ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा? इसमें सप्लाई ही नहीं होगी। चलिए, जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है वो भी दो तरह की होती है, दैट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी कार्डियक मसल्स में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है, और इससे क्या होता है? उसको पेन फील होता है। ओके। तो जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो भी टू टाइप्स का है, दैट इज क्लासिकल एंजाइना पेक्टोरिस एंड वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। तो इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम की मदद लेंगे। ये क्या है? ये हमारा हार्ट है। ऐसा ही होता है हार्ट, मैंने तो इमोजी में ऐसा ही दिखता है। ओके। तो इसमें क्या है? ये कोरोनरी आर्टरी है और ये इसकी ब्रांचेस हैं। तो कोरोनरी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस समझते हैं अब हम इसको। तो क्लासिकल एंजाइना में क्या होगा कि जो ब्रांचेस हैं, किसकी ब्रांचेस? कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांचेस हैं, उसमें कहीं पर प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लाक आपको शायद ऐसे दिख रहा होगा, ये प्लाक का फॉर्मेशन हो गया। अब इससे क्या होगा? जो ब्रांच है उसमें, कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है उसमें 100 ml पहले ब्लड फ्लो होता था, लेकिन अब ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दिस प्लाक, नाउ इट इज़ गेटिंग ओनली 60 ml ऑफ ब्लड। तो जब इतना होगा तो फिर पेशेंट को पेन होगा, लेकिन नहीं, क्लासिकल एंजाइना में पेशेंट को नॉर्मली पेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ब्लड वेसल होती है वो अपने आप ही थोड़ी सी वाइड हो जाती है। तो वाइड हो जाएगी तो जो 100 ml नॉर्मल टिश्यू, जो टिश्यू की नॉर्मल डिमांड है 100 ml, वो उसको पूरी कर लेगा। लेकिन जब पेशेंट कोई काम करेगा, मान लीजिए, क्या काम कर सकता है वो या तो कोल्ड वेदर में हो, कोल्ड वेदर में क्या होगा उसके साथ? उसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो बहुत पेन होगा उसको। और फिजिकल एक्सर्शन होगा। फिजिकल एक्सर्शन मतलब कि अब उसने कहा कि चलो मैं दौड़ कर आता हूँ, कुछ उसने काम कर लिया, कुछ वजन उठा लिया, तो इससे क्या होगा कि जो उसकी बॉडी के टिश्यूज़ थे, हार्ट के टिश्यूज़ थे, अब उसे ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे भी पेशेंट को फील होगा। या इमोशनल स्ट्रेस हो, उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया हो उसके साथ, तो इससे भी पेशेंट को पेन फील होगा। तो क्यों होता है ये? नैरो ड्यू टू दी आर्थेरोस्क्लेरोसिस, यानी प्लेग के द्वारा। ओके। तो इसमें जो सिम्टम होगा वो चेस्ट पेन होगा, और किस में होता है ये? मेनली ओल्डर एडल्ट्स में होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे वेरिएंट एंजाइना के बारे में। तो वेरिएंट एंजाइना में इसका कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये हो रहा था आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो मेन कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर स्पाज्म होने लगता है, टेम्परेरी स्पाज्म होने लगता है। तो जब यहाँ पर ये ऐसे सिकुड़ने लगेगी, स्पाज्म होने लगेगा, तो ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा। तो जब ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके। तो इसके बारे में हम समझते हैं। इसी को हम अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं, और इसी को ही हम अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। अनप्रेडिक्टेबल क्यों? पेशेंट रात में सो रहा है, कभी भी उसको उसको स्पाज्म हुआ और उसको पेन फील होने लगा। इसमें मैंने लिखा भी है, एट ओवरनाइट एट रेस्ट। ओके। वेसो स्पाज्म होता है आर्टरी की वॉल का, जिससे कि ब्लड फ्लो कम होता है। और सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर पेन ऑन द चेस्ट एट रेस्ट। और किस में हो सकता है ये? यंगर पीपल में हो सकता है, वीमेन में हो सकता है, और पेशेंट विद माइग्रेन। चलिए,
नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए कि एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहना चाहिए। एम ऑफ ट्रीटमेंट इन क्लासिकल एंजाइना, पता होगा कि हम इस पर वर्क ज़्यादा बढ़ रहा था हार्ट पर, तो वही हम वर्कलोड कम कर देंगे। वर्कलोड कम हो गया तो पेशेंट को अपने आप ठीक हो जाएगा। और वेरिएंट एंजाइना में क्या रहेगा एम ऑफ ट्रीटमेंट। एम ऑफ ट्रीटमेंट इसमें रहेगा कि आप पेशेंट को डायलेटर्स दे दीजिए, डायलेटर्स, इससे कि उसकी वेन्स डायलेट हो जाएं। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं सारी ड्रग्स। तो एंजाइना पेक्टोरिस के लिए नाइट्रेट्स, सीसीबीज, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो एक एक करके इसको हम पढ़ते हैं। जो नाइट्रेट्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, एक्ट बाई रिलीजिंग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, ये जो ब्लड वेसल होती हैं उसको ये वाइड करते हैं। वाइड करेंगे, पहले इतनी थी अब ये थोड़ी सी वाइड हो जाएगी, इससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हम समझते हैं। किसी पेशेंट को आपने नाइट्रेट्स दिए, उसने क्या करा, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराया, और नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या स्टिमुलेट करा, ग्वानेलाइट साइक्लेज एंजाइम, और इससे क्या हुआ, साइक्लिक जीएमपी बढ़ गया पेशेंट की बॉडी में। फिर इससे क्या होगा, प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हुआ, और इससे क्या होगा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेटेज होगा। और फिर उसके बाद स्मूथ मसल पेशेंट की रिलैक्स होंगी और उससे वेसो डायलेशन होगा। थोड़ा सा हम मायोसिन लाइट चेन काइनेज फॉस्फेटेज के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, ये कैसे काम करता है। ये काम करता है बाय रिमूविंग फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप ग्रुप फ्रॉम बाइंडिंग टू एक्टिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल क्रॉस ब्रिजेस। जब क्रॉस ब्रिजेस को वो होने ही कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होने देगा, तो इससे क्या होगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी और उससे वेसो डायलेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा और हम समझते हैं कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स इन क्लासिकल एंजाइना इज डिक्रीज इन दी प्रीलोड आपने डिक्रीज कर, जो नाइट्रेट्स हैं वो प्री लोड डिक्रीज कर देंगी क्लासिकल एंजाइना में। वेयर एज इन वेरिएंट एंजाइना नाइट्रेट्स विल वर्क बाय द डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ओके, तो इसमें कुछ सॉरी, इसमें जो ड्रग्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ग्लाइसराइल ट्राई नाइट्रेट, एनटीजी भी बोलते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं इसको, और आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट, और पेंटा इराइथ्राइल टेट्रा नाइट्रेट, और लास्टली है अमाइल नाइट्रेट। तो आपको अगर याद हो कि हमने जो एनटीजी पढ़ा था नाइट्रोग्लिसरीन, कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन में, फार्माकोकाइनेटिक्स में। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसीलिए हम इसको सबलिंगुअली दे रहे थे पेशेंट को। तो ऐसे ही जितनी भी नाइट्रेट्स हैं जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको आप सबलिंगुअली देंगे। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, उसको याद करने के लिए हम समझते हैं कि जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, वो सबसे ज़्यादा लंबा नाम किसका है, इसका है पेंटा इराइथ्रेटाइल टेट्रानाइट्रेट। तो जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है दैट इज PETN। और सबसे जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग कौन सी है, वो है आपकी अमाइल नाइट्रेट। देखो ना, छोटा सा नाम है इसका, तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक हम कंडीशन लेते हैं कि हम किसी पेशेंट को नाइट्रेट्स दे रहे थे। तो नाइट्रेट्स क्या कर रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करा रहा था और साइक्लिक जीएमपी भी बढ़ा रहा था, और इससे क्या हो रहा था, वेसो डायलेशन हो रहा था। फिर ये भी हम जानते हैं कि कोई भी ड्रग है उसका वो कंटिन्यूस तो काम नहीं करेगी, उसको कहीं ना कहीं उसको फिर बंद भी कराना होता है काम को। तो फिर जो साइक्लिक जीएमपी है वो डिग्रेड हो जाता है। वो कैसे डिग्रेड होता है, फॉस्फोडाई एस्टरेज से। ओके, तो इसी पेशेंट को जिसको आप नाइट्रेट्स दे रहे थे, उसी पेशेंट वो सोचता है कि चलिए अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि चलो बाबू आज थोड़ी सी ज़्यादा बातें करते हैं। तो उसने वाइग्रा ले लिया, और वाइग्रा में क्या होता है,
सिल्डेनाफिल, या इसमें एक और भी इसी क्लास की एक ड्रग है टाडाफिल। ओके, तो उस पेशेंट ने ये ड्रग भी ले ली, फिर इससे क्या होगा, वो फॉस्फोडाइस्टरेज को ये जो पाथवे इसको ब्लॉक करा देगा, क्योंकि जो सिल्डेनाफिल है वो फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है। ओके, तो ये जब पाथ बंद हो गया तो ये डिग्रेड भी नहीं होगी। ओके, तो जो नाइट्रेट्स था उसने, अब उसके जो बॉडी है उसमें साइक्लिक जीएमपी बढ़ने लगेगी, क्योंकि ये पाथवे ही का ब्लॉक करा दिया। तो इससे क्या होगा, वेसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी पेशेंट को, और हाइपोटेंशन हो गई तो क्या होगा, मोए मोए हो जाएगा उसका। तो इसीलिए ठीक है, जिस पेशेंट को आप नाइट्रेट्स दे रहे हैं तो उस पेशेंट में ये जो फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं उसको ना दें, ऐसी उनको भी खुद आप सलाह दें। चलिए, नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स। तो यूजेस हम नाइट्रेट्स के हम अल्फ़ाबेटिकली हम समझ सकते हैं, जो कि ABCDEF से। तो ए से क्या है, एंजाइना। एंजाइना में अभी हम पढ़ ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज़ बाइलियरी कॉलिक। तो इसमें क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का अटैक होता है इसमें। इसमें क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और पेशेंट को पेन होने लगता है। और नाइट्रेट्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में। और डी से क्या समझते हैं हम, दिल का दौरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। नेक्स्ट इज ईसोफिजियल स्पाज्म। ईसोफिजियल स्पाज्म में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो उसको लगता है कि उसको चेस्ट में भी पेन होने लगता है, तो उसको सबलिंगुअली हम इसको नाइट्रेट्स को दे देते हैं और उसका पेन से उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है। नेक्स्ट इज एफ। एफ मतलब फेल्योर। फेल्योर हमने कहाँ पढ़ा था, हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, CHF। CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में भी हमने पढ़ा था। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो फर्स्टली माय क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर प्रेजेंट, कैल्शियम चैनल्स, विच टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन आवर हार्ट। तो हार्ट जो है वो क्या करता है, वो लव भी करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स आर प्रेजेंट इन दी हार्ट। वेयर एज अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन में कौन से होते हैं, तो ब्रेन का क्या काम होता है, थॉट का काम होता है, थॉट प्रोसेसिंग का, थिंकिंग का। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं टी टाइप्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, तो सबसे पहले हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उसकी मोड ऑफ एक्शन हम समझते हैं। ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स, जिससे क्या होगा, जो कैल्शियम चैनल सॉरी जो जो कैल्शियम्स हैं उसका जो इन्फ्लक्स है वो कम होगा। फिर इससे क्या होगा, इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ही कम होगा, और हम यही तो चाह रहे हैं पेशेंट में, एंजाइना के पेशेंट में, कि कॉन्ट्रैक्शन कम हो। चलिए, तो इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, वेरापामिल है, डेल्टियाजम है, और डाईहाइड्रोपायरिडीन्स हैं, इसको हम DHPs भी बोलते हैं। और जो ड्रग है इसके जो नाम है वो एंड किससे हो रहा है, डिपिन से, डिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन और क्लेंडिपिन। ओके, तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, कि इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एंड गम हाइपरट्रॉफी। चलिए, नेक्स्ट इज पोटेशियम चैनल ओपनर्स। तो पोटेशियम चैनल ओपनर्स कैसे काम करते हैं, बाइंडिंग करेंगे और ओपनिंग करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को, पोटेशियम चैनल्स को। और फिर ये क्या करते हैं, पोटेशियम को ये इफ्लक्स कराते हैं। इफ्लक्स मतलब ये जो पोटेशियम आयंस हैं इसको ये रश आउट कराते हैं, रश आउट मेम्ब्रेन से कहते हैं, बाहर निकलो। इससे क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, और हाइपरपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ओके, चलिए, ड्रग ऑफ पोटेशियम चैनल ओपनर इज निकोरेंडिल। निकोरेंडिल क्या कराता है, सोडियम रिलीजर भी है और पोटेशियम चैनल ओपनर भी है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजर में क्या हम समझ सकते हैं, इसको हम पढ़ा भी था हमने अभी। ये क्या कराता है, एक्टिवेट ग्वानालाइट साइक्लेज कराता है। ओके, चलिए, और पोटेशियम चैनल ओपनर भी है। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स किस में यूजफुल होते हैं, क्लासिकल एंजाइना में, लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं वेरिएंट एंजाइना में। अभी हम इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं बीटा ब्लॉकर्स काम कैसे करते हैं, मोड ऑफ एक्शन। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स किसी पेशेंट को दिया, उसने क्या किया, हार्ट रेट कम की, और हार्ट रेट कम होने के बाद वर्क भी कम होगा, और इससे उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ओके,
तो जो ड्रग्स एंडेड विद लोल, जैसे आपने सुना होगा प्रोप्रानालोल, ओके, तो दीज ऑल दी ड्रग्स एंडिंग विद लोल कम्स अंडर दी बीटा ब्लॉकर्स क्लास। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि वाई बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन वेरिएंट एंजाइना। तो इसका आंसर ये है कि अगर आपने बीटा ब्लॉकर्स दिया तो बीटा ब्लॉकर्स और कहाँ प्रेजेंट, बीटा चैनल्स और कहाँ प्रेजेंट थे, वेसल्स पर भी थे, तो उसको क्या कर देंगे, ये ब्लॉक कर देंगे। और जब वो ब्लॉक होगा उससे क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा इससे फिर क्या होगा, जो पेशेंट है वेरिएंट एंजाइना का, उसकी जो स्पाज्म हो रहा था वो और ज़्यादा उसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा। इससे क्या होगा, जो उसकी हालत है वो और वर्सन हो जाएगी। तो इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दी वेरिएंट एंजाइना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, समरी अगर हम देखें, सबसे पहले हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी थी, ओके। फिर हमने देखा था कि जो नाइट्रेट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पोटेशियम चैनल्स ओपनर्स पढ़े थे। लास्टली हमने पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स, ओके। तो ये सारी हमने ड्रग कंप्लीट की ये। और अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी हमारा कार्डियक फार्माकोलॉजी के ही किसी एक टॉपिक पर होगा, ओके। तो पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बोलिए, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ डाउट है। अगर आपको ये ठीक भी लग रहा है तो ये भी बता दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल।